Hi Saurabh, Atiksha this side. So actually, the yesterday's recording is not uploaded yet on the drive. Likhit was going I to think he has not uploaded yet. Likhit Actually, came I've up. No? already gone through with it. So Likith, have you done it? Since morning, actually, I'm searching for it. Only the last to last days recording was uploaded. Hmm. Likith, are you able to hear me? Maybe he can't talk right now. Might be he. हाय हाय टीम यार Oh, वंशिका की ऑलरेडी शेयर्ड है कल ग्रुप में शेयर हुई है मैंने देखा अभी No, no, I'm uh, asking on drive. recording. हाँ हाँ ड्राइव पे अपलोडेड सो मैं अपलोडेड है? अगेन अगेन लिंक शेयर कर देता हूँ ग्रुप में एक बार प्लीज शेयर करना ग्रुप में हाँ या फिर यू कर कैन दिया डू ग्रुप में ओके ओके लेट मी चेक
मैट्रिसेस 2, हाँ यही है वो। नहीं, are you talking about the PDF? PDF नहीं, ये No, no, I'm recording. not नहीं नहीं asking for the PDF. Actually, नहीं I'm नहीं, asking for the मैं recording. हाँ रिकॉर्डिंग मैंने रीसेंड कर दिया लिंक Okay, 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 okay. ग्रुप great. पे ही, Thanks, अनऑफिशियल thanks, ग्रुप पे। thanks, Paresh. Thank you. अब हम स्टार्ट करें फिर या थोड़ा वेट करना है और? Hey, let's start. तो अभी तक हमने ये सब कवर कर लिया है। आज शायद हमें पीसीए का भी ट्यूटोरियल मिल जाएगा, तो वो हम कल कवर कर लेंगे, लास्ट वाला टॉपिक। अभी आज हमारे लिए जो बचा है दैट इज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस और एलयू डिकम्पोजिशन। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैट्रिक्स है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के यूज आता है। फॉर एग्जांपल कोई इक्वेशन है 2x plus 3y अगर इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो हम इसे यूजिंग मैट्रिक्स सॉल्व कर सकते हैं। यूजिंग मैट्रिक्स हम क्या करेंगे, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो कोएफिशिएंट्स है x y z के यहाँ पे लिखना है, x के इधर, y के सेंटर में, z के प्लस में। तो 2 3 1, सेकेंड वाले में 5 7 0। इसमें x का कुछ कोएफिशिएंट नहीं है तो 0, z का 3। फिर ये जो वेरिएबल्स हैं इनको यहाँ एज अ कॉलम वेक्टर लिखना होता है। एंड लास्टली आपके जो रिजल्ट्स हैं उनको यहाँ पे लिखना होता है। ये होता है आपका बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इक्वेशन इनटू अ मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर क्लियर। ठीक, अब इसी को सॉल्विंग पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखते हैं। सॉरी, कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है क्या? मैं भी कोई नहीं कर रहा। नहीं, ओके ओके भाई ओके। अब इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं? लेट्स से ये जो हमारा मैट्रिक्स है इसको ए बोल देते हैं, ये जो वेरिएबल का मैट्रिक्स है इसको एक्स बोल देते हैं, और जो हमारा रिजल्ट का मैट्रिक्स है वो बी। हमारी ये जो इक्वेशन हो गई वो हो गई ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। तो जब आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हो तो उसमें आप क्या करते हो, वेरिएबल के कॉलम को हटा के बाकी दोनों मैट्रिक्स को एक ही साथ लिख देते हो, बीच में एक लाइन के साथ उसको सेपरेट करते हो। तो ये जो लाइन है ये आपका ये इक्वल टू साइन कहाँ आ रहा है वो बताती है। तो इसी इक्वेशन का अगर मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाऊं तो वो हो जाएगा 2 5 0 3 7 2। फिर यहाँ पे ये लाइन आ जाएगी और फिर यहाँ पे बीट कर दी उसकी। ये आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। अगर आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करनी है तो जो आप रो ऑपरेशंस लगाते हो वो आपको इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे लगाने होगा। अगर ये सारी वैल्यू जीरो होती, बी की सारी वैल्यू जीरो होती, तो आप इसको बिना लिखे भी सॉल्व कर सकते हो क्योंकि जीरो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रो ऑपरेशंस का।
लेकिन अगर ये 0 नहीं है तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। वो हम एग्जांपल्स में देखेंगे कि कैसे एक्चुअली सॉल्व होने वाला है। आई होप यहाँ तक क्लियर है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट और ये इक्वेशंस में कैसे हम इसे मैट्रिक्स में ट्रांसफर करते हैं। हाँ क्लियर है। ये वेरिएबल्स को हम अंदर मूव करके एक जीरो को इक्वेट कर सकते हैं ना इक्वेशन को। तो मतलब अभी ये कितना, ये 4/3 का मैट्रिक्स हुआ ना? हाँ। नहीं, हाँ 3/4 3/4 का। तो उससे बेटर ये नहीं था क्या कि हम ये जो ऊपर जो इक्वल टू लिखा है मेन इक्वेशंस में, उसको हम राइट में मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट लेते हैं और सारे जो ये है वो जीरो हो जाते ना। मतलब फॉर एग्जांपल -2 को मैं अंदर ले लूंगा, इस -2 को हाँ समहाउ, तो वो इजी नहीं होता है क्या? कहाँ पे लेना, मतलब ये -2 आप कहाँ कह रहे हो, यहाँ पे लेना को? नहीं नहीं, वो ए में। तो वही तो क्या है, ये जो -2 है इसको हम यहाँ अंदर ही तो लेके गए जरा। ओके ओके, हाँ मैं कुछ और ही नहीं, ठीक है, यस कंटिन्यू, मेरा हो गया डाउट। यस दिस इज। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन। ये हमने देख लिया इक्वेशन बनती कैसे है। अब व्हाट इज कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन? जब तक आपका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट नहीं है, यू कैन नॉट फाइंड द आंसर। तो पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, तो आप बताना इसमें से कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा नहीं है। ये पहली इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों में से विच इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड व्हाई? ये सेकंड वन होगा ना, क्योंकि वहाँ पे z का सब कुछ ही जीरो है, तो z एग्जिस्ट नहीं किया तो भी चलेगा। करेक्ट। इसमें आप अगर सिर्फ थर्ड रो पे फोकस करो दोनों की, तो इसमें क्या इक्वेशन बनेगी? 0x प्लस 0y प्लस 0z इज इक्वल्स टू 1। क्या ये पॉसिबल है कि सब वैल्यूज अगर 0 हैं तो ये 1 आंसर आ सकता है? नॉट तो ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए ये जो इक्वेशन है दिस इज नोन एज नॉन कंसिस्टेंट इक्वेशन। तो अगर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे अल्फा लिखा हो, ठीक है, कोई वेरिएबल दे दिया और आपको बोला है कि इसको कंसिस्टेंट बताइए, तो आप कंसिस्टेंट बनाने के लिए आप क्या लिखोगे कि अल्फा कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0, तभी ये इक्वेशन कंसिस्टेंट बनेगी। क्योंकि अगर 0 हो गया तो ये नॉन कंसिस्टेंट हो गई, राइट? 0 के अलावा ये अल्फा की वैल्यू कुछ भी रखो, ये इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी। अब सेकेंड वाली इक्वेशन में क्या हुआ? 0x प्लस 0y प्लस 0z इज इक्वल्स टू 0। ये पॉसिबल है, इसीलिए दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो जहां पे कभी भी ऐसा हो कि आपके राइट हैंड साइड पे सारी वैल्यू 0 है और लेफ्ट हैंड साइड पे नॉन 0 है, तो वो डायरेक्टली आप लिख सकते हो दिस इज अ नॉन कंसिस्टेंट system of equations, therefore we cannot find the results. अब कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी क्या है कि कंसिस्टेंसी की कंडीशन है जो आपका रैंक होता है। रैंक अभी हम देखेंगे क्या होता है, ये सब हम कंडीशन की बात कर लेते हैं। रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द रैंक ऑफ नॉर्मल मैट्रिक्स। अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और नॉर्मल मैट्रिक्स की रैंक इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है इक्वेशन का वो कंसिस्टेंट है।
ये आपकी कंसिस्टेंसी की इक्वेशन हो गई। सेकेंड इसमें पार्ट आता है कि अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो उसके अंदर भी 3 कैटेगरीज आती है, सॉरी Anshika, 2। what it means is in the first condition, दिस वन yeah, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जैसे मैंने अभी बताया हाँ हाँ मैं कि समझ गई वो हाँ, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। उसका आप रैंक निकालोगे। रैंक कैसे निकालेंगे वो हम बाद में देखेंगे इस वाले टॉपिक पे। ठीक है तो ठीक है, जब हम ओके। इसकी रैंक निकाले, लेट्स से इसकी रैंक आई 2 और हमारा हम्म नॉर्मल मैट्रिक्स है ए, सिर्फ ए को लिया, उसकी रैंक निकाली, लेट्स से इसकी भी हम्म रैंक आई 2, तो हम कह हम्म, सकते हैं कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है। बाय ठीक चांस है ठीक। ऐसा हुआ कि इसकी रैंक 3 है, इसकी 2 है, तो इस तो इसमें कंसिस्टेंट नहीं है। हाँ ये कंसिस्टेंट नहीं ठीक है। है, ओके, गॉट इट। ओके, अब सेकंड कंडीशन जो आप अब जो कंसिस्टेंट है हमें ये पता चल गया, या हमें डायरेक्टली गिवन है कि आपकी जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट होने के बाद भी इसके अंदर 2 चीजें आती है जो भी कंसिस्टेंट। एक होता है यूनिक सॉल्यूशंस और एक होता है इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब यूनिक सॉल्यूशन कब हो सकता है? अगर 3 वेरिएबल है और आपकी 3 इक्वेशन बन रही है, तो ही आपको हर एक वेरिएबल की एक एक वैल्यू मिलना पॉसिबल है, करेक्ट? तो यूनिक सॉल्यूशन के केस में जो आपकी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स है, दैट शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक 3x3 मैट्रिक्स है तो उसके नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 3 होंगे, तो 3 वेरिएबल्स के लिए आपकी जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है वो 3 होनी चाहिए, तभी आपको यूनिक सोल्यूशन मिल सकता है। यहाँ वेरिएबल्स एक्स वाई जेड को रेफर करेंगे हम, जो भी हाँ, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसे एक्स वाई जेड आपके वेरिएबल्स, ठीक है ठीक ये है। आपके वेरिएबल, मतलब वो कुछ भी आप नाम लिख सकते हो, x1 x2 x3 लिख सकते हो, जो भी लिखना है। अब इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशन है कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स should always be less than number of variables। अगर 3 वेरिएबल हैं तो आपकी जो रैंक है वो 3 से कम होनी चाहिए, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, तभी आपको इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। ये टोटल 3 कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है। एक कंसिस्टेंसी की कंडीशन होती है, फिर एक यूनिक सॉल्यूशंस की और एक इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन की। अगर एक 2x3 का मैट्रिक्स है तो उसका रैंक क्या होगा? वो तो निकालना पड़ेगा, मतलब आपको, मतलब सॉल्व करके। ओके ये जो हम करते हैं ना रैंक निकालने का, दिस इज ओनली वैलिड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में रैंक आप निकाल सकते हो 2x3 मैट्रिक्स, और वो कुछ भी आ सकता है। हो सकता है फॉर एग्जांपल, अगर 2x3 मैट्रिक्स आप बोल रहे हो 1 2 3 4 5 6, करेक्ट? तो इसका मतलब यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हो सकते हैं? If this is a 2x3 मैट्रिक्स, तो इसका मतलब ये 3x1 होना चाहिए, तो 3 वेरिएबल्स अलाउड है। अब आपकी इस मैट्रिक्स की रैंक आप कुछ भी कर लो, कितनी आएगी? हमेशा 2 के ऊपर तो नहीं जा सकती, क्योंकि आपकी रोज 2 ही है। ओके तो मैं जब रैंक वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगी ना, तब ये सब हम डिस्कस करेंगे कि वो कैसे सॉल्व करना है। ओके श्योर। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। And this is also for square matrix, right? System of linear equation that we are discussing. जनरली वी सॉल्व फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, आप कर सकते हो मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए भी। Okay, okay.
नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। हाँ अब हम आते हैं हमारे रिडक्शन मेथड्स पे। देखो, कोई भी आप सोल्यूशन 3 इक्वेशंस लेते हो, 3 अननोन, वैसे तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो बिना कोई मैट्रिक्स लगाए, बिना कोई एक्स्ट्रा मेथड्स लगाए, बट वो बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। इसीलिए हम रिडक्शन मेथड्स यूज करते हैं, जिससे हमारी जो इक्वेशन है वो एक सिंपलर फॉर्म में आ जाए, ताकि हम उसे इजीली सॉल्व कर पाए। तो अब जो रिडक्शन मेथड है वो दो होते हैं। एक होता है गॉसियन एलिमिनेशन, या आप इसको बोल सकते हो रो एचेलन फॉर्म, और दूसरा होता है गॉस जॉर्डन मेथड या फिर रिड्यूस्ड रो एचेलन फॉर्म। तो अब रो एचेलन फॉर्म और रिड्यूस्ड रो एचेलन फॉर्म में फर्क क्या है? पहले तो एक बेसिक मैट्रिक्स से देख लेते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स है ए बी सी, ठीक है। अगर मुझे इस पे रो एचेलन फॉर्म लगाना है, तो रो एचेलन फॉर्म मतलब क्या होता है? अब इसमें टर्म आएगा पिवट। पहले तो ये टर्म का मीनिंग क्या है वो देख लेते हैं। अगर आप फर्स्ट रो में हो, तो जो भी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है, दैट इज कॉल्ड एज अ पिवट क्वांटिटी या पिवट एलिमेंट, ठीक है। तो पिवट एलिमेंट को आप एज इट इज लिखोगे रो एचेलन फॉर्म में, उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। वंशिका, पिवट एलिमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? आप फर्स्ट रो में गए, फर्स्ट रो में जो भी पहला आपको नॉन जीरो एलिमेंट मिला, वो आपका पिवट हो जाता है। ओके, So और let's इसकी suppose, importance? क्या? so let's suppose non-zero element अगर हम बात करें और अगर यहीं जीरो हो तो अगर मान लो आप ऐसा कह रहे हो कि ये जीरो 0 1 2 हाँ 2 3 4 हाँ हाँ 6 7 8, इसी इस केस में 7 आपको रो, इस वाली जो रो को इंटरचेंज 1 कर देना पड़ेगा। ओके, पहले ही दो इंटरचेंज कर हम्म, देंगे हम। ठीक ये है, उसको नॉन जीरो बनाना है, मतलब फर्स्ट रो को, राइट? करेक्ट। और अगर बाय चांस ये तीनों भी जीरो है, हाँ हाँ, तो तब इसमें कोई बात नहीं, फिर आप नेक्स्ट एलिमेंट को फोकस करोगे। अच्छा, नेक्स्ट एलिमेंट पे जैसे 1 है यहाँ पे, हाँ, ये ठीक है। और पिवट को नॉन जीरो रखना क्यों जरूरी है? पिवट होता ही नॉन जीरो है, जो भी नॉन जीरो एलिमेंट है उसको पिवट बोलते हैं। राइट, तो उसे लाइक रो कॉलम मतलब 1 1 पोजीशन पे नॉन जीरो एलिमेंट का होना क्यों जरूरी है? माय क्वेश्चन इज, इफ यू सेड ना कि जरूरी इफ नहीं है इट कि इज 1 1 पे नॉट अ, आपका नॉन जीरो। ये भी एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ आपको। इस केस में आपका पिवट क्या होगा? ये 1 1 तो जीरो है, इसके नीचे भी सारे जीरो हैं, तो आप इसे एलिमिनेट कर दो, आपका पिवट हाँ, ये हो वन जाएगा। वन जो भी से पहला रिड्यूस नॉन, करना है हमें। हाँ, जो भी पहला नॉन जीरो है उसको आप पिवट मानोगे। ऐसा नहीं है कि पहला एलिमेंट ही पिवट होना चाहिए। okay, okay. So here with the reduction method, we try to make a lower triangular matrix. अपर अपर ट्रायंगल। Upper, sorry, sorry, right. Lower zero element and upper non-zero elements. Okay. हाँ, अब Upper नेक्स्ट triangular method. ये हो गया हमारी फर्स्ट रो। अब सेकंड, इन दोनों को तो हमने जीरो कर दिया। अब आपका नेक्स्ट पिवट, अगर ये नॉन जीरो है, तो ये आपका नेक्स्ट पिवट क्वांटिटी हो जाएगी। फिर इसके आगे वाला एलिमेंट एज इट इज रहेगा, जो भी मतलब आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये जो भी एलिमेंट्स बनेंगे। फिर इसको, इसके नीचे के पिवट के नीचे के एलिमेंट सारे नॉन जीरो, सारे जीरो होने चाहिए, सॉरी, ठीक है। अब थर्ड एलिमेंट आप लिख दोगे, तो ये हो गया आपका रो एचेलन फॉर्म, और ये हो गए आपकी तीनों पिवट वैल्यूज। अगर फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो नहीं है, तो शुड वी एक्सचेंज द रोज और वी कैन कीप इट लाइक व्हाटएवर इज अगर द फर्स्ट नॉन एलिमेंट? जीरो नहीं है तो ठीक है, वही तो होना चाहिए कि नॉन जीरो ना हो। या दैट इज फाइन, बट अगर वो जीरो है तो मतलब शुड वी डू सम एक्स्ट्रा स्टेप और वी कैन कीप लाइक बी को फिर पिवट मान लेंगे? आप नहीं क्या नहीं, कहते, इंटरचेंज कर लेंगे हम, अगर आइदर हम ये जीरो इंटरचेंज है, कर लेंगे। हाँ, राइट, दिस ये इज द सिनेरियो। यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है। अब अगर इसके नीचे भी सब जीरो है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ,
पर अगर इसके नीचे मान लो कहीं पे भी नंबर लिखा है तो आपको इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। ओके 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 फाइन। तो ये हो गया रो एचेलन फॉर्म। अब इसमें इसमें सबसे पहले तो ये वाले एलिमेंट पिवट एलिमेंट्स कैन नॉट शुड बी फर्स्ट क्वांटिटी ऑफ एनी रो, नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एनी रो, और उसके नीचे के पिवट के नीचे के सारे एलिमेंट्स आपके जीरो होने चाहिए। उसके साइड के एलिमेंट्स के बारे में या उसके ऊपर के एलिमेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, जस्ट उसके नीचे के एलिमेंट जीरो होने चाहिए। इतना ही होता है रो एचेलन फॉर्म। और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो भी जीरो नहीं हो सकते, राइट? हो सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। वन ये रो एचेलन फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स आपके जीरो हो रहे हैं। पिवट क्या होता है, आपको हर रो का पहला एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, पहला एज जो भी फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे वन पिवट हो गया, इस वाले में ये वाला पिवट वैल्यू हो गई, इसमें ये पिवट वैल्यू हो गई। चलो ठीक है, समझ आ गया। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। वंशिका कौन सी बुक से पढ़ रहे हो आप? सर के नोट से। अच्छा ओके, सर के नोट से। बाकी वो सर ने बुक भी दी थी, ये रही मेयर मैट्रिक्स एनालिस्ट, आप इसको भी देख सकते हो, बट ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है और बहुत सारी चीजें हैं जो इतनी अपने सिलेबस में नहीं है जितनी इस बुक में है। तो इट्स बेटर सर के नोट्स रेफर करना। एग्जैक्टली, ये हो एटलीस्ट गया। फॉर एग्जाम्स। हाँ, मतलब ऑफ कोर्स अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप वो बुक रेफर कर सकते हो, बुक इज गुड। अब नेक्स्ट है गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड क्या बोलता है कि अगर आपका कोई भी मैट्रिक्स है तो आपको उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पिवट वैल्यूज आपकी वन लानी है, पिवट के नीचे और ऊपर सारी वैल्यूज आपकी जीरो होनी चाहिए। ये होता है गॉस जॉर्डन मेथड या फिर रिड्यूस्ड रो एचेलन फॉर्म। इसके कुछ एग्जांपल्स देते हैं। वन, ये भी गॉस जॉर्डन फॉर्म है क्योंकि पहला एलिमेंट आपका नॉन जीरो जो एलिमेंट है उसके नीचे की वैल्यू जीरो है। सॉरी, ये भी जीरो होना चाहिए। उसके बाद ये सेकंड और थर्ड एलिमेंट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जो सेकंड रो है इसका पहला एलिमेंट ये है नॉन जीरो, तो इसके ऊपर और नीचे जीरो होना चाहिए। और ये जो खुद एलिमेंट्स हैं, दीज एलिमेंट्स शुड बी वन। ये कंपलसरी है, ये वन होना कंपलसरी है। एचेलन फॉर्म में ये कंपलसरी नहीं था कि वो वन हो, वो कोई भी वैल्यू हो सकती थी। यहाँ पे ये कंपलसरी है कि ये जो पिवट एलिमेंट्स हैं दे शुड बी वन, और पिवट के ऊपर और पिवट के नीचे सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ये होता है रिड्यूस्ड रो एचेलन फॉर्म। यार हमने जो यूट्यूब पे देखा है उसमें तो कुछ और ही था। फिर उसमें तो था कि डायगोनल एलिमेंट वन होना चाहिए और उसके नीचे अपर लोअर में जीरो जीरो। तो वही तो है, डायगोनल एलिमेंट्स वन है। अब ये तो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ना, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नहीं तो उस केस में फिर ये होता है कि जैसे फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स है वो तो एटलीस्ट वन होने चाहिए। नहीं जैसे ऐसा फोर क्रॉस थ्री है ना, थ्री क्रॉस फोर की मैट्रिक्स है, तो उस केस में फिर डायगोनल कहाँ है? डायगोनल ही तो है ही नहीं इसके अंदर, जीरो ही है एग्जैक्टली सारे। डायगोनल एलिमेंट्स नॉट, मतलब डायगोनल वर्ड बोलना गलत होगा। रो का जो भी फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है वो वन होना चाहिए। ये बस पीवट पीवट जो है, मतलब हर रो का जो फर्स्ट एलिमेंट, एलिमेंट है वो बस वन होना चाहिए, दैट्स इट ना। उसके ऊपर और नीचे सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। पिवट वन होना चाहिए और अबव एंड बिलो पिवट आपके सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए।
और ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ये हम जो हमारे जो लीनियर इक्वेशंस का जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो इजीली सॉल्व हो जाए इसलिए कर रहे हैं। आप चाहो तो ओके, इसके बिना भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इससे थोड़ा इजी हो जाता है कैलकुलेशन, दैट्स इट। और क्वेश्चन में अगर मेंशन्ड है कि यू हैव टू यूज गॉस जॉर्डन मेथड तो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे हमारे ट्यूटोरियल शीट में ये फर्स्ट क्वेश्चन में ले लीजिए, यूज द गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। तो आपको यहाँ पे गॉसियन एलिमिनेशन मतलब रो एचेलॉन फॉर्म वो यूज करना पड़ेगा। यूज गॉस जॉर्डन मेथड तो आपको यूज करना पड़ेगा ऐसे। तो दोनों दोनों सेम ही है क्या? नहीं, ये देखो गॉसियन पहला एलिमिनेशन, वाला उसमें पिवट के ऊपर 0 रह सकता है, हाँ नॉन जीरो रह सकता है, और पिवट नॉन भी जीरो, 1 होना जरूरी नहीं है, कोई भी नंबर हो सकता है। बस पहले 0 होना चाहिए, यही एक कंडीशन है गॉसियन। पिवट के जो नीचे के एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए, और हाँ, पिवट आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है किसी भी रो का नॉन जीरो एलिमेंट उसको पिवट बोलते हैं। ओके, गॉट इट, ओके, और गॉस जॉर्डन में वो 1 होना कंपलसरी है, और उसके नीचे और ऊपर दोनों भी साइड 0 होने चाहिए। गॉट इट। अब हम इनका एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए क्या हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम ट्यूटोरियल शीट का क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दी है 2x1 प्लस x2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, माइनस x1 प्लस 2x2 माइनस 1 x3 इज इक्वल्स टू 0, माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 1। तो इस इक्वेशन को मैं डायरेक्टली मैट्रिक्स फॉर्म में लिखती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है ना? ये फर्स्ट क्वेश्चन है। So Vanshika, we have started with the tutorial sheet 6. हाँ जी। अच्छा, theoretical part is covered. नो, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ दीज टू थिंग्स। अभी थ्योरेटिकल में ये Okay, चार टॉपिक करते हैं। ठीक। अब इसका जो सबसे फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि ये जो आउटपुट के एलिमेंट्स हैं वो सब 0 नहीं है, इसलिए हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। तो इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो जाएगा 2 माइनस 1 0, 1 2 माइनस 1 0 माइनस 1 1। तो आपका सबसे पहला स्टेप इसमें होगा, हम सबसे पहले पिवट क्वांटिटीज डिफाइन करेंगे। तो पहली रो की पिवट क्वांटिटी कौन सी हो जाएगी? ये 2 हो जाएगी, राइट? क्योंकि ये पहला नॉन जीरो एलिमेंट है। बट इसके नीचे 0 नहीं है वैल्यू, मतलब पिवट में उसके नीचे की सारे वैल्यूज 0 होने चाहिए ना? वही आप बनाओगे ना जीरो, आपको हाँ हाँ, गिवन ओके। नहीं हो। हाँ, तो ये वैल्यू फिर चेंज हो जाएगी ना, कोई ऑपरेशन होगा तो? राइट। अब हमें क्या करना है, हमें इस वैल्यू को और इस वैल्यू को 0 बनाना है। तो आपकी थर्ड रो तो ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली सेकेंड रो पे ऑपरेशन करेंगे। तो सेकेंड रो पे हमारा ऑपरेशन होगा वंशिका, हाँ आपने बोला since the right side matrix is non-zero, so that's why we will create the augmented matrix. So ऐसा क्यों? मतलब is there any specific reason for that? अगर ये 0 होता तो आप कोई भी हाँ। ऑपरेशन लगाओगे तो वो 0 ही रहने वाला, वैल्यू चेंज नहीं होगी। अच्छा अच्छा, मतलब तभी भी लेकिन हम ऑगमेंटेड पे हाँ जाते आप ना। कर सकते, यू कैन ऑफ कोर्स।
So are you saying कि अगर वो पूरा 0 है तो we don't need to create the if you want you can write, लेकिन कोई changes नहीं आएंगे, वो end में भी आपको 0 0 0 ही लिखा होगा. But if you can do it, उसमें ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो. Okay, okay. It will not create an impact. That's what you're saying. Yes. Okay. ये हो गया आपका पहला रो ऑपरेशन. आप इसे अप्लाई करो, ये आपका आ जाएगा 2 1 0 2 2 0. अब हमारा सेकंड पिवट क्वांटिटी हो जाए. पहले पिवट तो ये 2 हो गई, इसके नीचे के एलिमेंट्स हमने 0 कर दिया. अब सेकंड रो में हम नॉन जीरो एलिमेंट ढूंढेंगे. ये रहा हमारा फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट. हमारी 5 एक पिवट क्वांटिटी हो गई. अब इसके नीचे वाला एलिमेंट ये -1 को 0 करना है, तो उसके लिए हम अगेन एक रो ऑपरेशन लगाएंगे. So R3 is equals to 5 times R3 plus R2. This can be written as यहाँ पे हमारी अब तीनों पिवट क्वांटिटीज आ गई हैं. नेक्स्ट स्टेप होगा इसको सॉल्व करना. तो आप इजीली इक्वेशंस बना सकते हो. पहली इक्वेशन होगी 2x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 0. सेकेंड इक्वेशन होगी 5x2 प्लस minus 2x3 is equals to 0, and last equation is 3x3 is equals to 5. आप यहाँ से x3 की वैल्यू निकाल लोगे, ये थर्ड इक्वेशन से. उसको आप सब्स्टिट्यूट करो सेकेंड में, तो x2 की निकल जाएगी. उसको आप सब्स्टिट्यूट करो फर्स्ट में, x1 की वैल्यू आ जाएगी. आपका फाइनल आंसर आ जाएगा x1 की वैल्यू होगी -1/3, x2 will be 2/3, and x3 will be 5/3. हाँ इसको यही आ रही है. solve करना है क्या? क्या हुआ? ये सॉल्व करना है ना इक्वेशन? हाँ, ये इक्वेशन सॉल्व करके ये वैल्यूज मैंने आपको लिख दिए आंसर के लिए. ये आनी चाहिए. ये हम यही कैलकुलेटर आ में रही भी है. कर सकते हैं. हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर. कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं ना ये? मतलब हमको सॉल्व करके दिखाने की जरूरत है क्या? नहीं नहीं, आप बस ये इक्वेशन लिख के आप डायरेक्टली आंसर्स लिख दो, दैट विल बी इनफ. अब मुझे भी अब आइडिया नहीं है अब इस बारे में तो कि वो कैसे मार्क्स होते हैं इधर भी. बट आई डोंट थिंक ये तो मतलब एकदम बहुत ही बेसिक हो गया कैलकुलेशन. आई डोंट थिंक ये शो करने की जरूरत है. मेन तो आपका यही था ना कि आपने कैसे रिडक्शन किया. यस. अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? Second question is, he solve the following system of equation using Gaussian Jordan method. मतलब ये आपका हो गया reduced row echelon form.
आपको ये पर्टिकुलर इक्वेशन को रिड्यूस्ड रो एचेलन फॉर्म की मदद से सॉल्व करना है। तो आपकी क्वेश्चन जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैं डायरेक्ट मैट्रिक्स लिख रही हूँ। सो इट विल बी 0 -1 सेम पहला स्टेप इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना देंगे। अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये 0 है, लेकिन इसके नीचे के एलिमेंट 0 नहीं है। तो हमें यहाँ पे इंटरचेंज करना पड़ेगा। हमारा पहला एप्लीकेशन जो होगा, पहला रो ऑपरेशन दैट विल बी कि हम रो 2 और रो 1 को इंटरचेंज कर। ये आ जाएगा -1 7 -5 और फिर इसको रो 3 से इंटरचेंज किया तो और बेटर हो। +1 होना चाहिए ना वो भी। वो तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ तो अभी कर लिया पर मतलब अब आप नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई बाय -1 या फिर यहीं पे कर दो। हाँ हाँ एक मैं लिख देती हूँ, फिर उसके बाद कंफ्यूजन होना। अब हमारा फर्स्ट एलिमेंट +1 होना चाहिए। वो आप बाद में भी कर सकते हो, या तो पहले आप रो ऑपरेशन लगाओ फिर उसे पॉजिटिव बनाओ, या वाइस वर्सा, दोनों भी सही है। तो पहले हम इसे पॉजिटिव बना देते हैं, तो R1 इज इक्वल्स टू -1 इंटू R1। तो इससे आपका मैट्रिक्स। हाँ, सपोज यहाँ 2 होता तो पहले हम 2 को 1 बनाते, राइट? फिर हम आगे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। आप पहले 2 को 1 बनाओ फिर ऑपरेशन परफॉर्म करो, या फिर आप पहले ऑपरेशन परफॉर्म कर लो बाद में उसको 1 बनाओ। आपका फाइनल आंसर चेंज नहीं होने वाला। जो फाइनल x1 x2 x3 के वैल्यूज है ना, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, आपका जो फ्लो ऑफ सोल्यूशन है वो चेंज होगा, बट फाइनल आंसर विल रिमेन सेम। ठीक है, थैंक यू। ये इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नेगेटिव से। अब ये वाला एलिमेंट तो 0 है, सिर्फ रो 3 को 0 बनाना है, तो R3 पे ही डायरेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। R3 प्लस R1। अब जो सेकंड पिवट है दैट इज दिस 4। तो या तो आप इसे पहले बना दो, मतलब ये R2 पे ऑपरेशन लगा दो, तो R2 R3 बाय 4 इसे 1 बना देते हैं।
अब पिवट की कंडीशन क्या थी कि इसके ऊपर के भी एलिमेंट्स 0 होने चाहिए और इसके नीचे के भी एलिमेंट्स को आपको 0 बनाना है। तो इसके ऊपर के एलिमेंट 0 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको R1 पे ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। इस -7 को हमें 0 बनाना है, तो वी कैन डू R2 प्लस R1/7 और R3 पे भी ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, तो R3 इज R3 माइनस R2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो मैट्रिक्स आएगा वो होगा, ये 1 तो एज इट इज रहेगा, वंशिका, इसमें R1 चेंज नहीं हो जाएगा, 1/7 नहीं हो जाएगा? ये हाँ देखो, R2 प्लस Oh, yes, R1/7 है, सॉरी, तो ये ऑपरेशन ऐसा होना चाहिए। तो इसको 7R2 कर, हाँ तो अगर हम R1/7 करते तो पहले R1 को अगर 7 से डिवाइड किया तो फर्स्ट एलिमेंट तो -1 हो जाता, एंड देन उसको हम +1 कर देते तो भी 0 हो जाता ना, जो पहले लिखा था। कौन सा? ये पहले जो लिखा था R2 प्लस R1/7, तो R1 जो रो है उसको 7 से डिवाइड करना है, तो वो जो एलिमेंट है -7 वो -1 हो जाता, एंड देन वी ऐड रो 2, तो वो 1 है ना, +1, तो 1 - 1 0। ये तो प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, प्रॉब्लम इस फर्स्ट एलिमेंट की आ रही थी, ये भी 1/7 हो जाता ना, इसको तो राइट, तो वो इसको भी 1 ही सही, रखना था। राइट, वो तो उसके पास देखा ही नहीं। हम ये कॉलम वाला भी कर सकते हैं ना, कॉलम का क्वेश्चन। नहीं, कॉलम ऑपरेशंस नहीं, सर ने मना किया था, सिर्फ रो ऑपरेशंस बोला। तो अच्छा, नहीं तो कॉलम से हो जाता। और बुक में भी क्लियरली स्पेसिफाइड है कि ओनली रो ऑपरेशंस आर अलाउड। ओके, इस तरफ भी आपको अप्लाई करना है सारे ऑपरेशंस। Five by four, 3/4, 1/4. उसके बाद अब ये भी हो गया, अब लास्ट हमारा ये वाले एलिमेंट को 1 बनाना है। हम क्या करेंगे, R3 मल्टीप्लाइड बाय -4।
इसको अप्लाई किया तो हमारा फाइनल आउटपुट हो जाएगा 1 0 माइनस 1/4 0 1 माइनस 3/4 एंड 0 0 दिस विल बी 1 यहाँ पे हो जाएगा 5/4 3/4 एंड 4 माइनस 1। अब नेक्स्ट ऑपरेशन इसमें जो लगेगा, नेक्स्ट ऑपरेशन में आपको ये वाली वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू को भी 0 बनाना है। सो दिस विल बी R1 is and R2 is 3R3/4 plus R2। तो आपको यहाँ से रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा this is 3/4 plus 3/4 0 this is minus 0। आई थिंक ये आ रहा है तो फाइनल। अगर अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो हमेशा आइडेंटिटी बन जाएगा क्या? यस, नहीं जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ये भी हो सकता है कि आपके नीचे के सारे एलिमेंट 0 0 0 0। ओके ओके, वो एक पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से आप इसे फिर फाइनली सॉल्व कर सकते हो, आपको क्लियरली पता चल रहा है इसको देख के कि x1 की वैल्यू हो गई 1, x2 की वैल्यू हो गई 0 और x3 की वैल्यू हो गई -1। आई होप ये वाला क्वेश्चन हो गया होगा आप सबसे। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। अब रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपको मैट्रिक्स गिवन है उसको आपको कन्वर्ट करना होता है यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन, दैट इज रो एचेलन फॉर्म। एक बार आपका मैट्रिक्स रो एचेलन फॉर्म में आ गया उसके बाद आप रैंक, ये वाला जो सिंबल है रो का, ये आपको रैंक डिनोट करने के लिए है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स आप कैसे निकाल सकते हो, उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, नंबर ऑफ पिवट पॉइंट्स जितने भी हैं किसी भी मैट्रिक्स में, जितने भी नंबर ऑफ पिवट पॉइंट्स हैं दैट इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स। सेकेंड ऑप्शन है नंबर ऑफ बेसिक कॉलम्स, जितने भी नंबर ऑफ बेसिक कॉलम्स है दैट इज आल्सो इक्वल्स टू रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। थर्ड, number of non-zero rows, this is also equals to rank of a matrix। इनमें से आप किसी भी चीज को यूज करके रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब ये
पिवट पॉइंट्स तो आपको पता है क्या होते हैं, नॉन जीरो रोज भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बेसिक कॉलम्स क्या होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है 1 2 0 0 5 0 0 3 4 1। ये आपका रो एचेलन फॉर्म में एक मैट्रिक्स है। इससे आपको बताना है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो तीन चीजें, पहली चीज पिवट क्वांटिटीज हम चेक करेंगे। तो इसके पिवट पॉइंट्स पहली रो में ये है पिवट, सेकेंड रो में ये है पिवट, थर्ड रो में ये है पिवट। तो इसका रैंक हो जाएगा, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3। अगर सेकेंड वाले मेथड से जाते हैं, नंबर ऑफ बेसिक कॉलम्स। बेसिक कॉलम्स क्या होता है, वो कॉलम जिसमें पिवट क्वांटिटी हो। इसमें है, इसमें है और इसमें, ये हमारे हो गए बेसिक कॉलम्स। तो नंबर ऑफ बेसिक कॉलम्स कितने, 3 है, इसीलिए अगेन आपका रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 3 है। और नंबर ऑफ बेसिक कॉलम्स एक बार और बताएंगे आप वंशिका? जिस भी कॉलम में पिवट क्वांटिटी हो, पिवट नंबर हो, वो वाला कॉलम आपका बेसिक कॉलम होता है। ओके, ठीक है। थर्ड, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। अब कितनी नॉन जीरो रोज हैं, एक ये, एक ये, एक ये। तो अगेन आपका इससे भी रैंक आ गया 3। अब तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो रैंक निकालने के लिए, जो भी आपको कन्वीनियंट हो। बस कंडीशन ये है कि आपका जो सिस्टम है वो रो एचेलन फॉर्म में होना चाहिए। और ये नंबर ऑफ कॉलम में सिर्फ एक ही पिवट हो सकता है ना, मतलब हर एक कॉलम में? हर एक रो में एक पिवट हो सकता है, कॉलम में भी हाँ एक ही पिवट होगा, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकते, क्योंकि पिवट की डेफिनेशन ही है ना कि उसके नीचे के नंबर 0 होते हैं। हाँ, तो फिर ये 2 तो सेकंड जो कॉलम है उसमें भी तो 2 है, तो उसके नीचे भी लेकिन 0 आप है। ऑलरेडी पिवट नहीं है ना, 2 1 है आपका पिवट। वो कॉलम जिसमें पिवट हो, पिवट आपने डिफाइन किया 1 को ना। अच्छा, तो 1 ही होगा फिर सभी कॉलम्स के लिए? आई एम नॉट गेटिंग। पहले कॉलम का जो पहला ये है 1 इज द पिवट, समझ आ गया। फिर सेकंड कॉलम में आप गलत उससे देख रहे हो। पहले आप एक काम करो, पहले पिवट डिफाइन करते हैं। लेट्स से मैं कोई दूसरा एग्जांपल लेती हूँ, 3 0 5 10 4 0 0 0। ठीक है, अब आप इसमें सबसे पहले पिवट डिफाइन करोगे। पहले आप कॉलम नहीं डिफाइन करते हैं, पहले हम पिवट डिफाइन करते हैं। तो पिवट कौन से हैं? 3 पिवट आप रो वाइज देखते हो। पहली रो में कौन सा नॉन जीरो है, ये है। 3 सेकेंड फिर रो में 4 हमारा ये है। फिर थर्ड रो में 7। 7। ये हमारे ठीक है। पिवट आ गए। अब जिस भी कॉलम में पिवट है वो हमारा बेसिक कॉलम होगा। अच्छा, उसके नीचे 0 होने चाहिए। अब ऐसे तो आप कहोगे 5 के नीचे भी 0 है, लेकिन ये हमारा पिवट नहीं है ना, तो ये हमारा बेसिक कॉलम नहीं है है। ना? हाँ, वो मैं समझ गई। मैं ये कह रही हूँ कि पिवट के नीचे वाले, सिर्फ पिवट के लिए जो हमने हाँ पिवट हमने डिसाइड करे उसके नीचे 0 होना चाहिए। दैट्स हाँ, इट ना? कंपल्सरी। तो इसकी भी जैसे रैंक है 3, क्योंकि 3 पिवट्स हैं, 3 बेसिक कॉलम्स हैं, 3 नॉन जीरो रोज है। तो रैंक डिफाइन करने के लिए इन तीनों भी ऑप्शंस में से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज करके मतलब रैंक डिफाइन कर सकते हैं। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, एक और क्वेश्चन है वंशिका हाँ कि लेट्स सपोज कि हमें जैसे रैंक निकालना है, तो हर तीनों कॉलम का हमने, तीनों रोज का हमने पहला जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो हमने पिक कर लिया। ठीक है, तो ये कंपल्सरी है कि उसके नीचे 0 होने चाहिए पिवट के नीचे, तभी हम रैंक डिसाइड करेंगे कि ऐसा तो कुछ नहीं रैंक है? में मैंने आपको सबसे पहले कहा कि सबसे पहले वो रो एचेलन फॉर्म में होना चाहिए। रो एचेलन फॉर्म का मीनिंग अच्छा, ही है ना कि उसके हाँ नीचे हाँ, फिर 0 तो होगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब 0 0 हाँ, होना चाहिए। ठीक है, समझ गया। क्वेश्चन नंबर 3 ट्यूटोरियल का।
Reduce the following matrix to row echelon form and determine the rank and identify the basic columns. ये मैट्रिक्स है, इसको रो एचेलन फॉर्म में लेके जाना है सबसे पहले, फिर रैंक बतानी है और बेसिक कॉलम्स भी बताना है। तो आपका मैट्रिक्स है गिवन ये आपका मैट्रिक्स है। तो वही सबसे पहले रो एचेलन फॉर्म में लेके जाना है, मतलब इसको 0 एंड इसको 0 बनाना है, तो आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। अब सेकेंड पिवट आप डिफाइन करेंगे, तो अब आप देखो यहाँ पे आप सेकेंड पिवट ये लोगे, लेकिन ये जो सेकेंड वाला है एलिमेंट, इसके नीचे एक नॉन जीरो एलिमेंट है, तो आपको यहाँ पे रोज को इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म किया R2 इंटरचेंज विद R3, तो इसका आपका आउटपुट मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप, अब अच्छा, जस्ट अ क्वेश्चन, अगर मैं इसमें ऐसे सोचती कि मैं 3 को पिवट ले लूं तो 3 को आप पिवट लेते तो ये आपको 0 होना चाहिए ना, ये दोनों एलिमेंट्स, ये 0 नहीं है। आप इसे 0 बना, आप कहते कि मैं बना लेंगे 0, बट आप हाँ वंशिका, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पहले उसको रो एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, रादर देन ये डिसाइड करना कि पिवट है कि नहीं है। इज दैट रो एच, हाँ पहले आपको रो एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, करेक्ट है ना? ठीक है। अब इसके आगे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका ये आ रहा है पहला पिवट, ये आ गया सेकंड पिवट, ये आ गया आपका थर्ड पिवट। तो इससे आप बोल सकते हो कि द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3। थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा था कि कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की रैंक क्या आएगी, तो इस तरीके से रैंक डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें बेसिक कॉलम्स क्या होंगे, जिस भी कॉलम में आपकी पिवट क्वांटिटी है वो आपके बेसिक कॉलम्स हो जाएंगे। तो ये जिनमें भी एरो बनाया है, ये तीनों आपके बेसिक कॉलम्स हैं। बट हम लिखेंगे ऊपर के मैट्रिक्स का ना बेसिक कॉलम में, हाँ उसके पर्सपेक्टिव लिख 1 2 2 2 4 6 3 9 6। हाँ उनको मतलब अलग अलग लिखना है वंशिका, लिख के मतलब एक मैट्रिक्स बना के लिखना है। आप या तो बस इसको नंबरिंग दे दो C1 C2 C3 C4 और आप लिख दो C1 C2 C4 R ऐसे कॉलम्स। अच्छा मतलब इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि क्या एग्जैक्टली लिखना है, क्योंकि उन्होंने कोई सॉल्व इसके सॉल्यूशंस तो प्रोवाइड किए नहीं है जिसमें एग्जैक्टली मेंशन्ड हो कि कैसे मतलब उसको रिप्रेजेंट करना है, इसीलिए आई एम गोइंग टू गो विद दिस अप्रोच। उस टाइम वो बंदी ली थी एक बार क्लास, याद नहीं आ रहा कि एक सेकंड। वो दर्शना मैम ने ली थी आई गेस करके। हाँ उन्होंने लाइक एक स्क्वायर ब्रैकेट में मतलब कॉलम्स कॉमा कॉमा ऐसे लिख दिया था उन्होंने, लाइक कर्ली ब्रेसेस, हाँ कर्ली ब्रेसेस और 1 2 3 1 2 2 फिर कॉमा 2 4 6 कॉमा 3 9 6, इनको नॉर्मल स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख के ऐसे। इस तरीके से हाँ यस
हाँ तो ठीक है, ऐसे भी दिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट अगेन आप, ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, मतलब आप या तो रो एचेलन फॉर्म यूज कर लो या रिड्यूस्ड रो एचेलन फॉर्म, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है तो आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो आपको बेसिकली ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करनी है। इससे आपको एक्स वाई जेड के कुछ वैल्यूज आएंगे। जब आपको ये वैल्यूज आएंगे तो आपको इसमें जो भी वैल्यूज आ रहे हैं वो आपको ये देखना है कि वो इस वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो हमारा मैट्रिक्स ले लेते हैं। मैट्रिक्स है 1 2 1 2 4 1 1 1। डायरेक्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से लिख रहे हो। ओके, अब इसको ऑपरेशंस बताते हैं। इस ऑपरेशन के बाद दिस विल बिकम Which one do you prefer? अगर mention नहीं है question में तो रो एचेलन फॉर्म। उसमें कम कैलकुलेशन करनी पड़ती है। okay. तो फिर रो एचेलन फॉर्म में तो फिर पहले ही ऊपर ही हो गया था वो नहीं, लोअर ये ट्रायंगल अपर ट्रायंगुलर। हाँ पिवट के नीचे जीरो होना चाहिए ना। आपको ये पिवट है, इसके नीचे जीरो बनाना पड़ेगा ना। अच्छा, बस आप इसके बाद सॉल्व कर सकते हो। एक्स प्लस x3 तो डायरेक्टली 0 हो गया, मतलब z इज इक्वल्स टू 0। हाँ माइनस जेड इक्वल्स टू जीरो, तो इस टाइम जेड इक्वल्स टू जीरो तो मिल गया। ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में लगाएंगे तो हमें एक्चुअली एक्स और वाई में सिर्फ एक रिलेशन मिल रहा है, राइट, कि एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू जीरो। कोई फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं मिल रही है। अब हमें ये देखना है कि ये जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या गिवन है। वो हमें गिवन है y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2z। क्योंकि z की वैल्यू तो फिक्स है कि इट इज जीरो, उससे हमें मिलेगा y माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो, दैट इज y इज इक्वल्स टू एक्स वाई। ये एक इक्वेशन हो गई। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं इस वाली इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से। तो x होता y है, इज इक्वल्स टू xy, सो x इज इक्वल्स टू 1 ना, y कट जाएगा। मैंने शायद y को कॉमन ले लो एंड x 1 माइनस x इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 1। हाँ करेक्ट, यहाँ y इज इक्वल्स टू एक्स वाई से ऑपरेशन में नहीं, -2 + 2 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा ना। ये R3 हो गया -2 और ये हो पहले गया -2 ऑफ -1।
तो यहाँ से x की वैल्यू, z की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू भी आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू -1/2। तो आपके तीनों वैल्यूज आ गई, z 0, x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू -1/2। So Vanshika, you have solved all the questions of the tutorial sheet sets? मतलब अभी क्लास में पूछ रहे हो या वैसे पूछ रहे हो? मैं वैसे इन जनरल। हाँ, आई हैव। ओके। तो इसका लाइक वंशिका, इसका एंड सॉल्यूशन क्या है? मतलब जस्ट x y z हमने मालूम हाँ, कर लिया, सो दैट डज इज दिस ओनली, यही सैटिस्फाई दैट करना है। इक्वेशन? या हमने ये इक्वेशन ली ना यहाँ पर, ये देखो। हाँ, मतलब so it satisfies that equation. This is what करेक्ट। the okay. हाँ, हमने So वही एच Vanshika, करवा लिया। क्या हुआ? तो वंशिका जो हम सॉल्व कर रहे हैं इसके लिए जो हमने निकाला x y z की, वो मतलब जो अगर इस तरह से हम करेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगी ना इसको? हाँ, आप मतलब इसमें वैल्यूज डाल के भी देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, Vanshika, can you go please little last slide? So final solution, what did we say? Like x is equals to 1, y इक्वल्स टू -1/2, z इक्वल्स टू 0। z equals to 0. Okay. Thank you. अब क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट है जो अभी तक हमने देखा। मतलब वैसे बहुत सिंपल है, बट वो थोड़ा अलग फॉर्म में दिया है। हमें गिवन है, जनरल सोल्यूशन गिवन है, जो है ये। ये आपको जनरल सोल्यूशन गिवन है और इससे आपको इक्वेशंस बनानी है। कि इक्वेशन क्या होगी वो हमें फिगर आउट करनी है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इक्वेशन से आप सोल्यूशन पे पहुंच रहे थे, अब आपको रिवर्स करना है। तो सबसे पहले ये डिड्यूस करना पड़ेगा कि ये जो दो चीजें गिवन है इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग होता है, अब यहाँ क्वेश्चन में आपको गिवन है, कंस्ट्रक्ट अ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशन विद 4 अननोन्स। तो 4 अननोन लेने हैं, तो x1, x2, x3 और x4, ये आप 4 अननोन ले सकते हैं। अब आप यहाँ पे पहला अननोन लोगे, x1 इज इक्वल्स, पहली इक्वेशन किसके अबाउट गिवन है, x2 के अबाउट गिवन है। तो आप कैसे लिखोगे, ये जो -2 है, हमेशा पता है हमें इसी ऑर्डर में लिखेंगे, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई करते ये हो जाएगा -2x1 पहली रो जो है आपकी x1 के अबाउट है, तो ये हो जाएगा -2x2 -3x4 इज इक्वल्स टू x1। सेकेंड वाली आपकी x2 के लिए है, तो x2 के केस क्या हो जाएगा, x2 इज इक्वल्स टू 1x2 प्लस 0x4। थर्ड है x3 के केस में क्या हो जाएगा, ये तो 0 है, तो 0x2 प्लस 2x4। और फोर्थ है x4 के केस में 0x2 प्लस x4। ये आपको इक्वेशंस बनी मिली है। अब आपको इसको मैट्रिक्स में डालना है। नहीं समझ आया ये क्या किया आपने? तो जनरली आपको क्या होता है, एक मैट्रिक्स गिवन होता है, राइट।
जैसे मैंने एक मैट्रिक्स दिया 1 1 0 2 0 0 1 3 0 0 0 1। अब आप इसकी इक्वेशन बनाओगे तो क्या आएगी? पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी? x1 प्लस x2 प्लस x4 प्लस 2x4 इज इक्वल्स टू, लेट्स से ये 0 है यहाँ पे सारे वैल्यूज, करेक्ट? अग्री? अब इसमें से सिर्फ x1 के टर्म्स में मुझे लिखना है, तो x1 के टर्म्स में मैं क्या लिख सकती हूँ? -1x2 -2x4, ऐसा लिख सकता हूँ। ओके। अब सेकेंड वाली रो को देखो, सेकेंड वाली रो का क्या मीनिंग है? सेकेंड रो हमें बोल रही है कि x3 प्लस 3x4 इज इक्वल्स टू 0। तो x3 को हम कैसे लिख सकते हैं? x3 विल बी इक्वल्स टू -3x4। ओके। अब लास्ट वाली रो देखो, लास्ट वाली रो क्या कह रही है? x4 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट? ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं x4 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको x2 और x4 के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर पाओगे? तो जब आप इसे रिप्रेजेंट करोगे तो इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन होगी, तो यहाँ पे कोफिशिएंट्स आ जाएंगे -1 -2, x2 के केस में 1 0, इसके केस में 0 -3, इस केस में 0 1। तो अब यहाँ ये आपने, ये स्ट्रेट मेथड हुआ। क्वेश्चन में आपको इसका इन्वर्स दिया है, आपको ये वाली चीज गिवन है और ये पूछा गया है, तो हमें ये इन्वर्स लेके जाना है। तो इन्वर्स लेके जाने में हम क्या कर रहे हैं? हमने ये गिवन था, पहली लाइन जो है वो x1 के करस्पॉन्डिंग है, तो हमने x1 लिख दिया, x1 इज इक्वल्स टू -2x2 -3x4। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? यस यस यस। सो मतलब चारों सॉल्यूशंस में x2 का क्या कंपोनेंट था वो यहाँ पर अपने को आ जाएगा x2 से, और x4 का क्या था वो यहाँ से आ जाएगा x4 से, राइट? करेक्ट। ठीक है। फिर x2 क्या है? x2 इज इक्वल टू, सिर्फ यहीं पे 1 है तो x2 इज इक्वल टू x2। x3 मतलब थर्ड वाली लाइन, तो x3 इज इक्वल टू 0x2 प्लस 2x4, तो 2x4 डायरेक्ट लिख दिया। x4 इज इक्वल टू 0x2 प्लस 1x4, 1x4 लिख दिया। अब इसको आपको यहाँ पे मैट्रिक्स में फिल करना है, तो मैट्रिक्स में कैसे फिल करेंगे? x1 की खुद की जगह आप क्या करोगे? 1 लिख दोगे, ठीक है? अब x2 का क्या कंपोनेंट है? -2 कंपोनेंट है, राइट? अब आप यहाँ देखो, ये एक्चुअली क्या था? +1 था, जब आप इसे दूसरी साइड ले गए तो ये -1 बना, राइट? तो एक्चुअल कंपोनेंट आपका साइन को इन्वर्स करके मिलेगा। तो यहाँ पे अगर -2 लिखा है तो इसका साइन आपको इन्वर्स करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा। सेम वे यहाँ x3 का कोई कंपोनेंट नहीं है, उसको 0 कर दो। x4 का कंपोनेंट क्या है? -3, तो इसको आप प्लस कर दोगे, +3। ये क्लियर हुआ कैसे आया? हेलो, अब सेम वे x3 के लिए लिखेंगे तो दैट विल बी 0 0, x3 का खुद का 1 और x4 का 2। लास्ट वाला x4 के लिए हो जाएगा 0 0 0 1। ये 2 का भी साइन इनवर्स होगा, दिस विल बिकम -2। Amshika, can you explain the text one? How 0 0 1 -2 get? ये हमने इस वाली लाइन से लिया है। एक्चुअली देखो, जिनके टर्म्स में आता है ना आपका जनरल सोल्यूशन, दे आर नॉन बेसिक, मतलब जो नॉन पिवोटल क्वांटिटीज है, और आपके पिवोटल क्वांटिटीज ये हो जाएंगे।
पिवटल क्वांटिटीज को तो आपको 1 रखना है। वंशिका, हाउ -2 के ये जो 2 है इसका साइन इनवर्स करना है। जैसे यहाँ पे हमने -2 को +2 किया, सेम वे में इस +2 को -2 किया। बट ये तो x2 के लिए है ना, x2 x4 के लिए है ये x1 ये x2 को डिनोट करता है, ये x3 को डिनोट करता है, ये x4 को डिनोट करता है। So then the second row should be like 0, 1, 0, 0, right? Then how it get 0, 0, 1 and x2? लेकिन 0 -1 0 0 होगा ना, मैं वो ये कंफ्यूज। 3/4 मैट्रिक्स है, तो इसमें एक रो मिसिंग होने वाली है। कोई भी एक हमारे मन से उसको मिस कर नहीं सकते। ओके नहीं वैसा नहीं। देखो x1 का आपने लिख दिया, ये x1 का क्लियर हुआ। हाँ, x1 का क्लियर हुआ, पहला वाला क्लियर है। अब आप इसे ना रिवर्स करके देखो। अब आप जब इसे मल्टीप्लाई करोगे ना इसमें, आप इसे एक बार मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आउटपुट्स आ रहे हैं। मैट्रिक्स में प्लस माइनस प्लस माइनस चलता है ना, इसमें क्या हुआ? यहाँ पर x1 प्लस आएगा, x2 माइनस आएगा, इसलिए आपने पॉजिटिव लिया ना। एक्चुअली मैंने इसको दूसरी साइड ले गई ना। एक्चुअली तो ये सब एक ही साइड होते हैं। जो इक्वेशन आती है वो इस फॉर्म में आती है ना, x1 + x2 + x3 = 0, इस टाइप की इक्वेशन आती है। मैंने इसको इस तरीके से डिनोट किया, -x2 -x3। इसलिए जब मैं एक्चुअल कोएफिशिएंट ले रही हूँ ना, तो यहाँ जो भी साइन है उसको इन्वर्ट कर रही हूँ। वंशिका, एक बार सेकंड रो से आप फिर से जनरेट करके बता दोगे वो मैट्रिक्स फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन। x1 वाला वाज क्लियर, x2 के बाद वाला। जी एक सेकंड। मैंने बस यहाँ एक मिस्टेक की है, ये भी 0 होगा। हाँ, मैं इसको एक न्यू पेज पे बताती हूँ ताकि क्लियर हो। अब आपके जो आउटपुट्स थे वो x2 और x4 के टर्म्स में थे, करेक्ट? इसका मतलब x2 और x4 पे तो आपके 0 0 होगा, मतलब ये नॉन पिवटल है। तो पिवट्स जो आएंगे वो एक तो x1 पे आ जाएगा और दूसरा पिवट आ जाएगा आपका x3 पे, यहाँ पे। अब इस पिवट के नीचे सारी वैल्यूज 0, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। यहाँ तक क्लियर है? ओके। जो भी यहाँ पे वैल्यूज लिखी हैं उसके अलावा आपके बाकी पिवट पॉइंट्स हैं। तो x2 x4 लिखी थी, इसका मतलब x1 और x3 आपके पिवट पॉइंट्स हो गए। x1 की पोजीशन हमने पहली रो को दे दी, सेकंड रो को x3 की पोजीशन दे दी। अब कोई और है नहीं तीसरा, इसीलिए हमने थर्ड रो को कोई पोजीशन नहीं दी है। अब वैल्यूज हमने इक्वेशन क्या बनाई थी? पहली इक्वेशन थी x1 = -x2 + x4 -2x2 -3x4। इसको आप कैसे लिख सकते हो? ऐसे भी लिख सकते हो। करेक्ट? मैंने ये दोनों क्वांटिटीज इस तरफ ले आई। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो x1 का क्या कोफिशिएंट है? 1 है, तो 1 मैंने यहाँ लिख दिया। x2 का कोफिशिएंट 2, x3 का कोफिशिएंट 0, x4 का कोफिशिएंट 3। सेकेंड हमारी जो x3 के रेस्पेक्ट में इक्वेशन आई, तो x3 आई है हमारी 2x4। इसको भी मैं एक ही तरफ ले आऊंगी, तो मेरी इक्वेशन ये बनी।
इससे आप अगेन क्या बता सकते हो, x3 का कोफिशिएंट क्या है 1 और x4 का कोफिशिएंट क्या है -2। ये हो गया आपका आंसर। हाँ अभी समझ में आया। अभी ये थोड़ा क्लियर हुआ। हम्म। ये भी क्लियर हुआ कि x2 इक्वल टू x2 क्यों नहीं लिया। वो आप लिख सकते हो क्योंकि यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है ना। हाँ इसीलिए नहीं आप इसे मत लिखो, वो कंफ्यूज हो रहा है तो इस वाले पार्ट को हटा दो। अभी ये क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन। वो एक बार सेकंड पेज में जो पहला मैट्रिक्स आपने समझाया था वो एक बार बताना दोबारा वंशिका। हाँ ये वाला सिर्फ नीचे का जो आपने लास्ट लाइन 0 और जो स्टार्टिंग का 2 0 लिया ना वो वाला, वो पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ स्टार्टिंग का आपने सीधा मैट्रिक्स बनाया ना। क्योंकि हमारी जनरल सोल्यूशन में x2 और x4 गिवन है, इसीलिए इसका मतलब x1 और x3 आपका पिवट पॉइंट है। जो जनरल सोल्यूशन में नहीं गिवन है वो आपके पिवट पॉइंट्स हैं। ठीक है, पिवट पॉइंट्स हमने अब क्योंकि 3 ही रोज का है। पिवट पॉइंट के बारे में हमें एक चीज पता है कि पिवट पॉइंट पहली रो का लेंगे तो कोई भी एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट हो सकता है, सेकंड एलिमेंट हो सकता है, थर्ड एलिमेंट हो सकता है या फोर्थ एलिमेंट। अब क्योंकि हमें पता है x1 है तो फर्स्ट रो में ये वाला एलिमेंट हमारा फिक्स कोई ना कोई आवाज गई है, मेरे लिए ही गई सिर्फ। हाँ मैं सोचा मेरे कुछ तो नेटवर्क इश्यू है, मैं अपना चेक कर मैंने भी यूट्यूब चला के देखा। जॉइंट। हेलो, हाँ वंशिका, वी आर एबल टू हियर यू नाउ। मेरी आवाज आपको कब से मतलब कौन से पॉइंट से नहीं सुनाई दे रही थी? एक बार स्क्रीन शेयर करेंगे तो मैं बताता हूँ आपको। मेरी स्क्रीन शेयर भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आई वाज एक्सप्लेनिंग समथिंग। अभी कहाँ से मतलब आपको आपने बोला कि लाइक x2 और x4 है तो x1 और x3 में ही पाइवट पॉइंट हो सकते हैं। हाँ तो x1 का कोई भी पॉइंट पे पाइवट हो सकता है, फर्स्ट एलिमेंट या सेकंड एलिमेंट, उसके बाद फिर कोई भी नहीं, x1 का है तो यहीं पे होगा पहली रो। पिवट मतलब फर्स्ट रो में ही होना पड़ेगा। x1 की पोजीशन है तो ये रही x1 की पोजीशन, तो ब्लॉक हो गया ना ये जगह। ओके। अब सेकंड पिवट फिक्स्ड है सेकंड रो में और गिवन है x3, इसका मतलब ये पोजीशन ब्लॉक हो गई।
इस तरीके से हम पिवट पॉइंट्स कर अच्छा सकते हैं ठीक है। और उसके नीचे के वैल्यूज 0 कर दिए और जो बाकी वैल्यूज है वो हमने इक्वेशन से फिगर आउट कर लिया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ओके, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है आपको। अब इसमें 3 पार्ट्स है। पहले पार्ट में आपको बताना है कि अगर हम कंसिस्टेंट मान रहे हैं, अगर हमें बताना है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है। सेकेंड पार्ट है कि अगर यूनिक सोल्यूशन चाहिए तो अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है। थर्ड पार्ट है कि अगर इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस चाहिए तो अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे कंडीशंस बताई थी, ये जो कंसिस्टेंसी की कंडीशंस थी, यही आपको कंडीशन लगानी है। पहले पार्ट में आपको ये वाली फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड पार्ट में यूनिक सोल्यूशन के लिए आपको ये वाली कंडीशन लगानी है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स शुड बी 3 और थर्ड पार्ट में आपको कंडीशन लगानी है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स शुड बी लेस देन 3। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। डन है क्या आज का? हेलो, हाँ लास्ट पार्ट तक मैंने बताया अभी। ये वाला क्वेश्चन के बारे में बताया था नेक्स्ट वाले। हेलो Vanchika, हाँ, can we solve this? Actually, I joined little late, so I missed that thing. So if we'll solve, I'll get the actually concept this as well. is too lengthy. That is why Okay. I was saying वंशिका आप Can you tell in काम कर short, सकते हैं। like alpha values in all the cases? Have you solved it? yeah, I have. Uh, you can Value- share your solution so we can refer our. yeah, like for Vanchika, if you can send us the, I mean, the solutions which you have solved already. for this one I'll share the solutions. बाकी इसमें लगाना तो ये वाला कॉन्सेप्ट है। हाँ हाँ ये जो ठीक है, फिर ठीक कॉन्सेप्ट है है, ना, सोल्यूशन दे देना हमको, फिर हम चेक हाँ। कर लेंगे, फिर ठीक है, हो जाएगा। ओके, Yeah. थैंक यू सो मच यार। ठीक है, अभी 7th वाले पे जाते हैं। ओके, 7th वाला सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है ना, उस पे अब A क्रॉस B आपको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं कि नहीं। तो आई थिंक इसकी कंडीशन तो सबको पता होगी मल्टीप्लाई करने की। अगर दो मैट्रिक्स हैं, row should column of first matrix should be equal to row of second matrix. हाँ, कुछ भी हो सकता है। ये दोनों सेम होने चाहिए, n क्रॉस n। m इंटू एन है, दूसरा n इंटू डी है। तो अगर ये n सेम है तो ही आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसमें ये वाला मल्टीप्लाई हो पाएगा, b इंटू ए ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा।
C क्रॉस B भी नहीं हो पाएगा मल्टीप्लाई, C ट्रांसपोज ये हो जाएगा। हेलो, हाँ ये भी हो ये जाएगा ना। B, हाँ B ट्रांसपोज होगा 2/3 और ये 3/2, हाँ ये भी हो जाएगा। नहीं ये नहीं होगा। ये भी हो जाएगा 3/2 और ये 2/3, ये भी हो जाएगा। C ट्रांसपोज मतलब 1/3, C है 3/1, ये भी हो जाएगा। C इंटू C ट्रांसपोज हो जाएगा B स्क्वायर, B स्क्वायर नहीं होगा, A स्क्वायर का हो जाएगा। अब ये वाले में आपको पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब A आपका हो गया 3/3 और C आपका हो गया 3/1, तो ये तो हो जाएंगे। इनका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3/1 का। अब C ट्रांसपोज होता है आपका 1/3, तो ये दोनों भी सेम है, तो इसका मतलब ये वाला भी हो जाएगा सॉल्व। So class is over now or like still there's something left? भी वो LU डिकम्पोजिशन वगैरह का बच्चा है ना। अच्छा, आई थिंक वंशिका का कुछ नेटवर्क इशू है। बाय द वे नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग कैंपस में होने वाले हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स निकालने हैं, मैं अभी तक उसका देखा भी नहीं है, वो एक नया टेंशन आ गया मेरे को। कल परसों में वही करना पड़ेगा, पढ़ाई छोड़ के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करो। हाँ भाई, एक बर्थ सर्टिफिकेट है। उसके लिए टाइम लग जाएगा भाई। अरे यार इतना जल्दी हो जाएगा? नहीं इतना जल्दी नहीं होता, बर्थ सर्टिफिकेट टाइम लग जाता है उसको, कोर्ट वोर्ट जाना पड़ता है। हाँ अगर वैसा कुछ जुगाड़ हो तो फिर अलग बात है, बट एक्चुअली म्युनिसिपल से भी थोड़ा टाइम लगता ही है। और लाइक अपना मतलब नॉर्मली रीसेंट बेबी हो तो उसका डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, लाइक हाँ हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट वगैरह तो निकाल के दे देते हैं। बट अब आपके केस में ऐसा हो जाएगा कि यू हैव टू गो एंड टेक ऑथ इन कोर्ट कि हाँ भाई मैं सच में ये दिन पैदा हुआ हूँ, ऐसा ऐसा हुआ टाइप्स। इफ यू डोंट हैव एनी डॉक्यूमेंट फ्रॉम योर हॉस्पिटल है तो फिर तो डायरेक्ट आप अप्लाई करोगे तो हो जाएगा, इट्स अ शॉर्ट थिंग। हाँ बट अगर नहीं है आपके पास हॉस्पिटल से कोई मतलब ऐसा प्रूफ कि यू हैव बीन बोर्न ऑन दैट डे एंड दैट टाइम, तो फिर वो सिनेरियो होता है उसका। हाँ वो नहीं करता क्योंकि हम कुछ भी दे सकते हैं ना, क्योंकि मोस्टली पहले 10th का सर्टिफिकेट मानते थे एज अ बर्थ सर्टिफिकेट, बट अब अलग अलग हो गया सीन ना उसका। तो हेलो, हाँ वंशिका, मेरा आई थिंक बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है, इसीलिए बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। कोई तो नहीं। ना मैं काम करती हूँ, एलयू डिकम्पोजिशन आपको एक बार जल्दी से बता देती हूँ, क्योंकि बस यही टॉपिक थ्योरी वाइज बचा है। ठीक है, हेलो, हाँ हाँ ओके। तो एलयू डिकम्पोजिशन में क्या होता है, कोई भी एक मैट्रिक्स है तो आप उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, दैट इज एल एंड यू।
L stands for lower triangular matrix and AU stands for upper triangular matrix. अब इसे करना कैसे होता है वो हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका एक क्वेश्चन के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं. लेट्स से ये क्वेश्चन ले लेते हैं. A is equals to अपने ट्यूटोरियल का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12. 1 4 5 4 18 26 3 16 30. सबसे पहला स्टेप आपको इसको कन्वर्ट करना है इनटू रो एचेलन फॉर्म. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ठीक है, तो इसको रो एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप ऑपरेशंस लगाओगे. पहला ऑपरेशन मैंने लगाया कि R2 माइनस 4R1 और R3 पे लगाया R3 माइनस 3R1. ठीक है, इसको सॉल्व किया तो इससे मेरा मैट्रिक्स जो बन के आता है दैट इज 1 4 5 0 0 2 4 6 एंड 15. ओके, उसके बाद मैंने नेक्स्ट ऑपरेशन लगाया इस R3 के ऊपर. तो R3 पे लगाया R3 माइनस 4R2 R3 माइनस 2R2. तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1 4 5 0 2 6 0 0 ठीक. ओके, अब हमें नेक्स्ट स्टेप, ये आपका आ गया रो एचेलन फॉर्म. यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आई होप नहीं होगी, मतलब रो एचेलन फॉर्म हम देख चुके ऑलरेडी. हम कल ही रख देते सेशन फिर.
हाँ अच्छा, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी हम कॉपीज लेके जाएंगे ना, या ओरिजिनल भी मांग सकते हैं क्या? हाँ दोनों। चाहिए उनको शायद, तो दोनों ही लेके जाने पड़ेंगे। एक ओरिजिनल सेट चाहिए और एक जेरॉक्स। ओके ओके। अच्छा, जो ग्रेजुएशन की थी उसमें सर्टिफिकेट क्या होता है यार? एक तो डिग्री होती है, वही डिग्री को ही सर्टिफिकेट बोल रहे हैं भाई। दोनों अलग अलग चीजें बोली हुई हैं। मार्कशीट और सर्टिफिकेट। हाँ मार्कशीट मतलब हमें डिग्री तो का मार्कशीट और डिग्री का सर्टिफिकेट। मार्कशीट इन द सेंस जो 8 सेमेस्टर की है, वो 8 सेमेस्टर की, तो 8 मार्कशीट्स, राइट? हाँ और सर्टिफिकेट मतलब फाइनल जो हमें एक मिली थी। हाँ। ओके ओके। हेलो गाइस, मेरा आई थिंक नेटवर्क बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, तो हम कल कंटिन्यू कर लें ये वाला पार्ट? चलेगा चलेगा वंशिका। हाँ हाँ चलेगा वंशिका। हाँ हाँ नो वरीज। तो अभी सिर्फ एलयू डिकम्पोजिशन ही बाकी है वैसे भी, और बाकी आज जो ट्यूटोरियल में कराएंगे वो। और 6th क्वेश्चन वंशिका प्लीज वो दे देना। वो शेयर कर देना आपने जो हाँ सॉल्व किया है। यस ठीक है, दोनों ही ट्यूटोरियल शीट के सॉल्यूशन भेज देना है बस। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू वंशिका। थैंक यू। थैंक यू।